औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स के बारे में दिलचस्प हकाइक। पाकिस्तान आर्मी चीफ में कोई चीफ फकत 2.5 माह अपने ओहदे पर रहा तो कोई चीफ बनते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में बर्री फौज की सरबराहान की तैनाती कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाजा इस मामले से जुड़ी बहस और सियासी रहनुमाओं के बयानात से लगाया जा सकता है। वीडियो में पाकिस्तान की तारीख से ऐसे ही चंद दिलचस्प हकाइक को पेश करने की जिसारत करूंगा जिनमें अयूब खान को फौज का सरबराह बनाने वाले हादसे से लेकर एक ऐसा फौजी सरबराह का तज़किरा भी मौजूद है जो जनरल नहीं बना लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। वो हादसा जिसने अयूब खान को फौज का सरबराह बना दिया। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे को पेश आने वाला हादसा तो अमूमन सभी को याद है, लेकिन बहावलपुर में पेश आए इस हादसे से तकरीबन 40 साल कबल एक और वाकया रूनमा हुआ जो तारीख के अवराक में कहीं खो चुका है। 12 दिसंबर 1949 को लाहौर से उड़ान भरने वाला एक निजी त्यारा अपनी मंजिल कराची से तकरीबन 65 मील दूर गिरकर तबाह हो गया। त्यारे में सवार 26 अफराद में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। तहम इन 26 अफराद में 2 ऐसी शख्सियात शामिल थी जिनकी मौत ने पाकिस्तान की सियासत तारीख का रुख मोड़ दिया। वो 2 शख्सियात मेजर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार खान और ब्रिगेडियर शेर खान थे। मेजर जनरल इफ्तिखार सर्विस के एतबार से अयूब खान से 1 साल जूनियर थे, लेकिन इनको पहले तरक्की मिली और लाहौर में डिवीजन की कमान सौंपी गई। मुतअद्दिद मुसन्निफीन के मुताबिक मेजर जनरल इफ्तिखार पाकिस्तान के पहले मुकामी कमांडर इन चीफ के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिए गए थे और इनको इसलिए बरतानिया में इंपीरियल डिफेंस कोर्स के लिए भिजवाया जा रहा था। इनके साथ हादसे में हलाक होने वाले ब्रिगेडियर शेर खान ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर तनाज़े पर पहली जंग में अहम किरदार अदा किया था और फौज के बेहतरीन अफसरान में शुमार होते थे। खुद अयूब खान अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं कि जनरल इफ्तिखार एक अच्छे ऑफिसर थे और ये आम तासर था कि ब्रिटिश इनकी हमायत करते हैं। मैं नहीं जानता कि वो कैसे कमांडर इन चीफ बनते, लेकिन इनके लिए मुश्किलात होती। खान के मुताबिक वो गुस्से के तेज थे। जनरल इफ्तिखार को कमांडर इन चीफ के ओहदे से मुतल्लक आगाह किया तो वो इनके साथी थे। मेजर जनरल शेर अली खान के मुताबिक अयूब खान ने इस फैसले के बाद इनसे इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि वो जनरल इफ्तिखार से मिलना चाहेंगे क्योंकि वो कमांडर इन चीफ बनने वाले हैं। शेर अली खान के मुताबिक जनरल इफ्तिखार खामोश तबीयत रखने वाले लेकिन बला के ज़हीन थे जो इस फैसले के बाद
खुश होने के बजाय परेशान दिखाई दिए। तहम त्यारे हादसे में इनकी हलाकत के बाद अयूब खान कमांडर इन चीफ के ओहदे पर तैनात हुए और आखिरकार मुल्क की सदारत की कुर्सी तक पहुंच गए और इनके दौरे हुकूमत के दौरान 7 वज़राए आज़म तब्दील हुए। जब फौजी अफसरान ने कमांडर इन चीफ को मुस्तफी होने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख में याहिया खान एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं। इनको मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और इंडिया से 1971 की जंग में शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया जाता है। ताहम 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान फौज की जानिब से हथियार डालने के बाद याहिया खान बादस्तूर मुल्क के सदर और फौज के कमांडर इन चीफ थे। शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि फौज की आला कमान में खलबली मच गई और याहिया खान के करीबी साथी और मेजर जनरल मिठा ने SSG से राब्ता किया ताकि इस्लामाबाद की जानिब किसी किस्म के फौजी काफिलों को आने से रोका जाए। शुजा नवाज लिखते हैं कि मेजर जनरल मिठा ने ब्रिगेडियर FB अली को फोन किया और पूछा कि याहिया खान की जगह जनरल अब्दुल हमीद खान बतौर कमांडर इन चीफ कबूल होंगे, जिस पर जवाब नफी में दिया गया। शुजा नवाज के मुताबिक अगले दिन जनरल हमीद ने GHQ में मौजूद अफसरान को इकट्ठा किया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आया वो याहिया खान की जगह काबिले कबूल हो सकते हैं या नहीं। तहम फौजी अफसरान ने मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल अदम एतमाद का अजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इनको भी जाना होगा। याहिया खान को जब सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो उन्होंने मुतअद्दिद अफसरान से खुद भी राब्ता किया। तहम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल गुल हसन और एयर चीफ ने इनको इस्तीफा देने पर कायल किया और यूं पाकिस्तान फौज के 5वें कमांडर इन चीफ और मुल्क के तीसरे सदर के इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो गया। शुजा नवाज लिखते हैं कि शायद ये पहला मौका था कि जब फौज के जूनियर अफसरान ने क़यादत को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दें और घर जाएं। लिखते हैं कि जनरल याहिया खान ने बाद में एक मुकदमे के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में अपने जवाब में दावा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल गुल हसन खान और फिजाइया के सरबराह रहीम खान ने इनके खिलाफ इस वक्त साजिश तैयार की जब इन तीनों को इंडिया से जंग के दौरान खुद इन्होंने चीन भिजवाया था। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिगेडियर FB अली पर चंद साल बाद भुट्टो की सिविल हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की साजिश का मुकदमा चलाया और कोर्ट मार्शल करने वाले बोर्ड के सरबराह मुस्तकिल के आर्मी चीफ बनने वाले जनरल ज़ियाउल हक थे। चंद साल बाद ब्रिगेडियर FB अली कोट लखपत जेल में कैद तन्हाई की सजा काट रहे थे जब इनके मुताबिक इनसे 100 गज के फासले पर एक और सेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल केस में कैद कर दिया गया था। जब एक लेफ्टिनेंट जनरल को फौज का सरबराह बनाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गैर मामूली हालात में पाकिस्तान को इक़्तिदार संभाला। मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी मशरकी पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है और फौज को अवामी गुस्से का सामना था। ऐसे में जुल्फ़िकार अली ने पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बनने का जाल भी मिला।
गैर मामूली हालात में उन्होंने ये गैर मामूली फैसले किए, जिनमें से एक ये भी था कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में फौज का सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल को बनाया गया। ये जनरल गुल हसन खान थे, जिन्होंने भुट्टो के इक्तदार संभालने के अमल में अहम किरदार अदा किया था। गुल हसन खान पाकिस्तान फौज के आखिरी कमांडर इन चीफ थे, जिसकी वजह यह थी कि इस ओहदे का नाम बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया। हम ये मामला भी मुतनाजा बन गया। बतौर सिपा सलार तैनाती लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ क्यों हुई? गुल हसन खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मुझे इस ओहदे की पेशकश की गई तो मैंने जुल्फकार अली भुट्टो के सामने ये शर्त रखी कि मुझे लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर ही कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ताहम वो लिखते हैं कि इस वक्त मुझे काफी हैरत हुई जब जुल्फकार अली भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गुल हसन खान को कमांडर इन चीफ के ओहदे पर वक्ती तौर पर तरक्की दी है, लेकिन इसका यह हरगज मतलब नहीं कि वो इनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क ऐसी चीजों का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। गुल हसन के मुताबिक जब इन्होंने बाद में भुट्टो से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सियासत को नहीं समझते। गुल हसन खान अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी दूसरी शर्त भुट्टो हुकूमत से यह थी कि फौजी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो इस पर मुत्तफक होने के बावजूद ज्यादा देर कायम नहीं रहे। इनका दावा यह है कि भुट्टो फौजी अफसरान की तरक्की के बोर्ड में बैठना चाहते थे, लेकिन फौज ने उन्हें मना कर दिया। कुछ ही अरसे बाद मजीद इख्तलाफात के बाद एक दिन जुल्फकार अली भुट्टो ने गुल हसन खान और एयर चीफ रहीम खान को आवाने सदर बुलाकर मतला किया कि उनको ओहदों से फारग किया जा रहा है, जहां से उनसे इस्तीफों पर दस्तखत लिए गए। यूं गुल हसन लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ फौज के सरबराह बनने वाले पहले अफसर ही, बल्कि किसी सिविल हुक्मरान की जानिब से कबला फारग कर दिए जाने वाले पहले फौजी अफसर भी बने। गुल हसन खान को यह एजाज भी हासिल है कि वह पाकिस्तान की बड़ी फौज के मुख्तसर तरीन अरसे के लिए सरबराह बने, जिनका दौर सिर्फ 2.5 माह का था। सदर और वजीर आजम को घर भेजने वाले आर्मी चीफ, जिन्होंने एक्सटेंशन को ठुकरा दिया। गुल हसन के बाद पाकिस्तान फौज की मुख्तसर वक्त के लिए क़यादत करने वाले चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, जिनको 8 जनवरी 1993 को दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हुआ। तो उन्होंने आर्मी चीफ बने हुए सिर्फ 1 साल और 5 महीने हुए थे। नवाज शरीफ वजीर आजम और गुलाम इसहाक खान मुल्क के सदर थे। शुजा नवाज, जो जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि गुलाम इसहाक खान लेफ्टिनेंट जनरल फरख खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, जबकि नवाज शरीफ इस हक में नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहीद काकड़ कोयटा की कमान कर रहे थे। अपनी किताब पाकिस्तान आर्मी ए हिस्ट्री ऑफ वार एंड इंस्ट्रक्शंस में लिखते हैं कि अब्दुल वहीद काकड़ के ख्याल में ये इनकी आखिरी पोस्टिंग थी और वो रिटायर होकर घर जाने वाले हैं। तहम सदर गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ, जो उस वक्त के वजीर आजम थे, के दरमियान इख्तलाफात के बाद फौज की सरबराही का कुरा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के नाम निकला। शुजा नवाज लिखते हैं
कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ पर मार्शल लॉ लगाने का काफी दबाव था, लेकिन वो मुल्क में सियासी कशीदगी का सियासी हल तलाश करना चाहते थे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त सदर ममलिकत के पास आइन की 8वीं तरमीम के तहत असेंबलियों को तोड़ने का इख्तियार मौजूद था, जिसे गुलाम इसहाक खान बेनजीर भुट्टो की पहली वजारत उज़्मा को खत्म करने के लिए एक बार फिर इस्तेमाल कर चुके थे। जब 1993 में उन्होंने इस इख्तियार को दूसरी बार नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। बेनजीर भुट्टो ने जनरल वहीद काकड़ के बारे में कहा कि उनको सियासत में घसीटने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं की। अब्दुल वहीद काकड़ गालबन वाहिद सिपा सलार थे जिनको एक वजीर आजम ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। वो पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने 3 साल की मुद्दत पूरी हुई और अपना ओहदा छोड़ दिया। वो हादसा जिसके बायस असलम बेग आर्मी चीफ बने, ये 17 अगस्त 1988 का दिन था जब पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असलम बेग तैयारे में बैठे फिजा से एक हादसे का दौरा कर रहे थे। वो अपनी किताब इक्तदार की मजबूरियों में असलम बेग लिखते हैं कि सामने धुआं नजर आ रहा था। अगले ही लम्हे हमारा त्यारा इसके नजदीक पहुंच चुका था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता किया तो उसने बताया कि पाकिस्तान 1 C-130 क्रैश हो गया और कोई नजर नहीं आ रहा। इस किस्म के हालात में मुझे अहम फैसला करना था। अगर मैं जाए हादसा पर पहुंच भी जाता तो कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने पायलट को कहा कि सीधा रावलपिंडी चलो। ये वो मकाम था जहां कुछ देर पहले वो C-130 त्यारा गिरकर तबाह हो चुका था, जिसमें दीगर अफराद के साथ साथ उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक भी सवार थे। असलम बेग बताते हैं कि GHQ राब्ता किया तो वहां हालात पुरसकून थे। हुक्म दिया फॉर्मेशन को रेड अलर्ट कर दो और अगला हुक्म का इंतजार करो। वो मेरे साथ जहाज में बैठे हुए ऑफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे फैसला करना था कि इक्तदार अपने हाथ में लेना है या इसे देना है जिसकी अमानत है। फिर जियाउल हक के त्यारे हादसे में हलाकत के बाद जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बन गए। जिया की हलाकत और असलम बेग के आर्मी चीफ बनने के 3 घंटों के अंदर अंदर आयन बहाल हो चुका था। इक्तदार की कार्रवाइयों का आगाज हुआ जिसे 90 दिन में मुकम्मल होना था। वो जनरल जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात 12 अक्टूबर 1999 की है जब नवाज शरीफ ने एक दिन अचानक इस वक्त के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन को वजीर आजम हाउस बुलाकर बताया कि उनको आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया गया है। इनको नवाज शरीफ ने इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ की मर्जी के खिलाफ ISI चीफ बनवाया था और यह तासर पाया जाता था कि वह नवाज शरीफ से काफी करीब हैं। ताहम खुद जनरल जियाउद्दीन के मुताबिक इनकी नवाज शरीफ से पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब इनको ISI चीफ बनते वक्त इंटरव्यू हुआ।
इस इनके दावे अपनी जगह, लेकिन 12 अक्टूबर के दिन इनकी इस तरह अचानक तैनाती पर फौज के रद्द-ए-अमल ने जमहूरियत की बसात को ही लपेट कर रख दिया। एक जानब वजीर आजम हाउस में जनरल जियाउद्दीन को वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी के यूनिफॉर्म से बैच उतरवाकर लगाए गए, तो उधर उस वक्त के आर्मी चीफ के करीबी जनरल हरकत में आ गए, जो खुद इस वक्त श्रीलंका से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। जनरल मुशर्रफ से पहले आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत भी नवाज शरीफ से इख्तलाफात के बाद वक्त से कुछ अरसा पहले मुस्ताफी हो चुके थे। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।